नमस्कार, समाचार नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम मोड़ आने वाला है। आज सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। उठापटक की राजनीति अब कुछ दिन के लिए अपने बादशाह के इंतजार में मौन हो जाएगी। सबको अब उम्मीद सिर्फ जनता से है कि मरती है या उमारती है जनता। यह भी स्थिति 10 मार्च को साफ हो जाएगी। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। यूपी चुनाव 2022 में आज 7वें चरण की वोटिंग हुई। वोटिंग में वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें पिंडरा, अजगरा, शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिणी, वाराणसी कैंट, सेवापुरी में मतदान हुआ। यहां से 70 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वाराणसी में कुछ सीटों पर सीधा मुकाबला तो कुछ सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई के आसार बन रहे हैं। हालांकि मैदान में जुटे प्रत्याशियों को भीतरघात और बागियों के तेवर का भी डर सता रहा है। यही कारण है कि मतदान के दौरान निगरानी प्रबंधन के साथ ही मतदाताओं के मिजाज को अपने पक्ष में बनाने के लिए हर कोई एड़ी से चोटी का जोड़ लगाने में जुटा था। बीजेपी को पिछले चुनाव जैसा जीत का भरोसा। वाराणसी के 8 विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव जैसा ही जीत का भरोसा है। भाजपा को मोदी मैजिक और उनके 2-3 दिन के काशी प्रवास से उम्मीद है। इसके अलावा योगी मोदी चेहरा, मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं के मजबूत नेटवर्क को लेकर भी पार्टी उत्साहित है। गठबंधन को सपा सुभाषपा की जोड़ी का सहारा। सपा और सुभाषपा गठबंधन को इस बार भाजपा की पिछली बार जैसी लहर नहीं दिख रही है। सत्ता विरोधी लहर और जातीय समीकरणों के साथ मुस्लिम मतों की एकजुटता का भरोसा है। रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों से भी उम्मीद है। बसपा को सोशल इंजीनियरिंग से उम्मीद। बसपा को अपनी सोशल इंजीनियरिंग से उम्मीद है। वाराणसी की 8 विधानसभा सीट पर मौर्य, ब्राह्मण, पटेल उम्मीदवारों के जरिए जातीय समीकरण साधने में है। वर्ष 2012 में बसपा यहां से बेहतर प्रदर्शन कर चुकी है। कांग्रेस को लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान पर भरोसा। कांग्रेस ने 8 विधानसभा सीटों में 4 पर महिला प्रत्याशी उतारकर अपने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान को धार देने की कोशिश की है। इसके अलावा कांग्रेस को अपने दिग्गजों से भी चमत्कार की उम्मीद है। कांग्रेस भी जातीय समीकरणों से उम्मीद लगाए बैठी है। देर रात तक चलता रहा बैठकों का दौर। विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का आज मतदान संपन्न हो गया। अधिक से अधिक लोग अपने घरों से निकलकर बूथों तक पहुंचे। इसको लेकर प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ रणनीति बनाने में लगे रहे। देर रात पार्टियों के चुनाव कार्यालय पर बैठकों का दौर भी चलता रहा। इसमें पोलिंग एजेंट बनाए जाने सहित अन्य तैयारियां भी शामिल थीं। वाराणसी में 70 प्रत्याशी मैदान में। वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीटों में इस बार भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस आप सहित अन्य राजनीतिक दलों को मिलाकर 70 से अधिक प्रत्याशी मैदान में थे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शनिवार शाम से ही चुनाव प्रचार थम गया था। ऐसे में रविवार को दिन में प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र में कॉलोनियों, गांवों में घर घर पहुंचे। प्रत्याशियों ने लोगों से विकास कराए जाने के बात कहकर उनका आशीर्वाद भी लिया। सोशल मीडिया को बनाया मुख्य आधार। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने रविवार को दिन में घर घर लोगों से जनसंपर्क किया और सोशल मीडिया को भी मुख्य आधार बनाया। प्रत्याशियों के समर्थन में फेसबुक पर अलग अलग पोस्ट डालकर लोगों से भी वोट की अपील की। बहरहाल सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सभी को 10 मार्च का इंतजार है। देखना होगा कि जनता ने किसको अपना बहुमत दिया है। देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, समाचार नेशन। तो सुना आपने, रिपोर्ट देखी आपने। अब हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। कैप्टन नायक सिंह जी बीजेपी से हैं और सपा से नागेंद्र सिंह जी हैं। हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हैं। सबसे पहले बीजेपी कैप्टन नायक सिंह आपसे सवाल रहेगा कि आज 7वें चरण की वोटिंग हुई, कितना अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कितना मजबूत दिख रहे हैं अपने आप को? कैप्टन नायक सिंह जी। हेलो, आज 7वें फेज के कैप्टन साहब आज 7वें फेज का चुनाव हुआ है। अपने आप को कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है हमारी? जी जी आ रही है आवाज, बोलिए कैप्टन साहब। जी बिल्कुल, हम मजबूत नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं कि हम सरकार बना रहे हैं और अच्छे बहुमत से सरकार बना रहे हैं।
एग्जिट पोल जो आए हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। हम किसी एग्जिट पोल को ये नहीं कहेंगे। एग्जिट पोल की अपनी अपनी एक सर्वे होता है, वो सर्वे के माध्यम अपना बताते हैं। बाकी तो जो हकीकत होती है वो रिजल्ट में आती है। तो मैं किसी का न सर्वे को कराएंगे। बाकी ये है कि हम सरकार बना रहे हैं। आपने मणिपुर में हम बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं अभी से ही कि हम मणिपुर में सरकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम बिल्कुल आश्वस्त है कि हमारी सरकार बहुत अच्छे बहुमत से बन रही है। गोवा में हम बना ही रहे हैं, वहां भी हम रिपीट हो रहे हैं। और पंजाब में है, पंजाब में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और हो सकता है कि अरविंदर सिंह के नहीं कैप्टन साहब, कैप्टन साहब आप कह रहे हैं, कैप्टन साहब आप कह रहे हैं कि पंजाब में भी प्रदर्शन करेंगे, इसका क्या मतलब है? मतलब मजबूत स्थिति में नहीं है वहां पे आप? नहीं, मजबूत स्थिति में बिल्कुल है। मतलब हम वहाँ गठबंधन में है ना, तो वहाँ हमारे जो चेहरा है वो तो अरविंदर सिंह है। तो अरविंदर सिंह के हिसाब से जितनी उनकी सीटें आएंगी हम वहां भी सरकार बनाएंगे, क्योंकि वो अरविंदर सिंह कोई एक मामूली चेहरा नहीं है। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो अरविंदर सिंह के चेहरे पे ही बनी थी, कांग्रेस के चेहरे पे नहीं बनी थी। तो अरविंदर सिंह एक पंजाब के जाने माने चेहरा है, तो उनको जनता वहां की नकार नहीं सकती है। तो भले ही वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और वो क्यों लड़ रहे हैं वो भी जो दुनिया ने देखा कि उनको किस तरह से बेइज्जती करके पार्टी से हटाया गया। तो वहां भी हम बहुत मजबूत है और सरकार बनाएंगे। बाकी उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा, ये तो आप देखिए, यहाँ तो हम बिल्कुल ही निश्चित हैं कि यहाँ हमें बहुत जनता ने भर भर पेटी आशीर्वाद दिया है। कभी ही कोई हमें यहाँ पर डाउट नहीं है। बहुत अच्छे बहुमत से हम यहाँ सरकार बने जा रहे हैं, क्योंकि हमने काम किए हैं, केंद्र में रह के भी किए हैं, और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें रही वहां भी हमने काम किए। हम लोगों के बीच में गए, हमने लोगों के दुख दर्द समझे, हमने लोगों के विकास किए हैं, रोडे बनाई है, लोगों के रोजगार दिए हैं, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा किया है। कैप्टन साहब आप इतने काम गिना रहे हैं, आपने इतने काम किए हैं, लेकिन अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम 300 के पार लाएं, गठबंधन की सरकार बनेगी। तो मतलब वो किस आधार पे ऐसा बोल रहे हैं, कहां से मजबूत दिख रहे हैं वो? देखो क्या होता है, आप देखता किसी को बुरी बात नहीं है। उन्होंने तो एक बार ये भी कहा था कि हमारे सपने में कृष्ण भगवान आए, मगर वो कृष्ण भगवान का मंदिर के बारे में कभी उन्होंने चर्चा नहीं करी। वो 5 साल वो रह गए, 3 बार उनके पिताश्री रह गए, मगर कभी ये नहीं कहा कि हम वहां का उद्धार करेंगे। कैप्टन साहब आप वापस लौटेंगे। नागेंद्र सिंह जी आप बताइए, कैप्टन साहब कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं पूरे बहुमत से, आप किस भरोसे पे कहते हैं कि सरकार सपा की आएगी? इस भरोसे पर कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के पिछले 5 सालों में हालात रहे हैं और इनके विरुद्ध में बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है और जन आक्रोश है सरकार के क्रियाकलापों को लेकर। और विशेष रूप से अगर चुनाव से 2-3 महीने पहले हम चले जाएं तो ये भी पूरी अटकलें थी कि योगी जी को शिफ्ट किया जा रहा है। और जिस तरह से सरकार में बैठे लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये महसूस कर रहे थे कि व्यक्तिगत रूप से भी सरकार के साथ साथ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी योगी जी के चेहरे पर है, उन्हें रिप्लेस कर रही थी। लेकिन नहीं। पार्टी में बहुत बड़ी आप नागेंद्र जी सिर्फ योगी का चेहरा नहीं, वो विकास की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। मुद्दों की बात कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने कहा ना कि मैंने विकास किया, जनता के लिए काम किया है, रोड पे निकले हैं, उन्होंने जनता के लिए काम किया है। शब्दावली देखिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स की कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर किस प्रकार की बयानबाजी की गई है, उनके चुनाव चिन्हों को लेकर, उनकी टोपियों को लेकर काम कहाँ गिनाए हैं। जो 16 में कह रहे थे 22 में भी वही बात कह रहे हैं। नहीं वो तो कह रहे हैं, वो तो ठीक है कह रहे हैं। गठबंधन पहले भी राहुल गांधी से सपा का गठबंधन हुआ था, कांग्रेस से हुआ था, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है सुभाषपा का गठबंधन कामयाब है आपके लिए? बिल्कुल कामयाब है। ये किस आधार पे कह सकते हैं आप? कोई आधार है इसका? हाँ, इसका आधार है जो सरकार जिस प्रकार से विफल रही है, चाहे वे किसान की बात हो, चाहे वे कोरोना काल की बात हो, चाहे वे नौजवान को रोजगार देने की बात हो, चाहे वे महंगाई की बात हो, इन तमाम मुद्दे पर, या छूटा पशुओं की बात हो, बढ़ती महंगाई, खासतौर से ग्रामीण अंचल ने बुरी तरह से मध्यम वर्ग को और छोटे वर्ग को तोड़ा है, और खासतौर से जो छोटा व्यापारी है वो भी बड़ा आहत हुआ है, क्योंकि जब परचेज पावर खत्म हो जाएगी तो उससे
उसके भी पेट पर जो है लात लगती है। तो ये सारे मुद्दे हैं और पूरे सातों के सातों चरण में उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि जगह जगह नौजवान ने रोजगार को लेकर बात कही है और आम आदमी ने महंगाई को लेकर बात कही है। तो हम इन दो ही मुद्दों के आधार पर इस आशावान है पूरी तरह से कि जब रोजगार जो मांगेगा सत्ता में बैठे हुए लोगों से मांगेगा या विपक्ष के लोग बैठे हुए लोगों से मांगेगा। साफ साफ प्रश्न है, जब एक आम व्यक्ति, एक साधारण महिला, एक साधारण पुरुष जब महंगाई को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह मीडिया के सम्मुख या दूसरे पटलों पर उठाएगा तो इसका मतलब महंगाई के लिए वो किसको जिम्मेदार ठहरा रहा है? या विपक्ष को जिम्मेदार ठहराएगा? कैप्टन साहब जवाब दीजिए। कैप्टन साहब वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार में महंगाई हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, जवाब दीजिए आप। नहीं, ये शायद भूल रहे। हम इनकी 5 साल सरकार रही तो गरीबों को मकान इन्होंने बना के दिए थे। कितने दिए मालूम है? आंकड़ा मैं बता दूं, सिर्फ 3500 मकान। कितने? 3500 मकान 5 साल में अखिलेश सरकार ने बनाए। और हमने 5 साल में कितने दिए हैं? 45 लाख लोगों को, गरीब लोगों को मकान बना के दिए। 4.5 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरियां दी है, प्राइवेट सेक्टर अलग दी है। रोडें जब ये आए थे तो उत्तर प्रदेश में एक हाईवे था, आज वहां 6 हाईवे है। जब ये आए थे तो मेडिकल कॉलेज वहां गिने चुने थे, आज 28 रनिंग में है मेडिकल कॉलेज। तो हमने, अब हमारा विकास एक जगह। कैप्टन साहब आप पर वापस आएंगे। हरिशंकर श्रीवास्तव जी को मुस्कुरा रहे हैं। ये बताइए श्रीवास्तव जी, प्रियंका गांधी ने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो क्या आपकी नैया लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ पार हो जाएगी? आपको क्या लगता है? बीजेपी भी सरकार अपनी बना रही, यूपी में सपा भी सरकार बना रही, आप इस रेस में कहां आते हैं? संदीप तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय प्रियंका गांधी ने कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करने जा रहा है और नारी शक्ति को शक्ति देने जा रहा है। अभी मेरे कैप्टन भाई साहब ने कहा ना कि हमने जो विकास करा है, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण से लेकर 7वें चरण तक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है। अब के बाद ना तो संप्रदायिक कार्ड चला है, ना जाति कार्ड चला, ना धर्म का कार्ड चला। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पानी, बिजली, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सड़क जैसे मुद्दे पर अपने वोट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता डाल रही है। और जो उन्होंने कहा ना कि हमने परिवर्तन करा है, विकास करा है, अरे भाई साहब, कैप्टन साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तो आपने विकास करा है। अगर आपने विकास करा होता तो उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर आपको चीन के हवाई, अफ्रीका की सड़क और बंगाल का पुल और आंध्र के बांध नहीं दिखाने पड़ते। और जो आपकी वेबसाइट है ना, उसके ऊपर भी आपको 7 करोड़ युवा है उत्तर प्रदेश में, जिसमें एक भी युवा नहीं मिला, उसमें भी आपने फॉरेन बच्चों की फोटो लगा रखी है। और आप बोल रहे हो कि हमने ये करा, जब हमारी कांग्रेस की, आप बोल रहे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं आपको तिवारी जी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड में, पंजाब के अंदर, गोवा, मणिपुर में सरकार बनने जा रही है। और जो 5वीं है वो कांग्रेस पार्टी के कारण से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक अगर कोई लड़ाई लड़ी है जनमानस के लिए तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने, चाहे वो उन्नाव का मतलब घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे आगरा के दलित शोषण बेटी की बात हो, चाहे आदिवासी की बेटी की बात हो, वो किसने लड़ी? ना कि एसपी ने लड़ी, ना बीजेपी ने लड़ी, वो लड़ाई माननीय प्रियंका गांधी ने लड़ी। और उत्तर प्रदेश के किसान ने भी देखा है, किससे काले कानून की बात हो या लखीमपुर की घटना की बात हो, तो वहां पर भी प्रियंका गांधी जी, माननीय हरीशन जी, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के लिए आपने क्या प्लान बना रखा है? अगर सरकार आपकी बन गई तो क्या प्लान है आपके पास? कैसे दूर करेंगे आप महंगाई को? संदीप जी, मैंने आपको क्या कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है। और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बिना कांग्रेस के कोई भी सरकार नहीं बनाएगा उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कहते थे कि चर्बी की बात होती थी, चर्बी घटाने की बात होती थी, गर्मी निकालने की बात होती थी, आज उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की चर्बी भी निकाल दी और चर्बी घटा भी दी है। और आपको तो संदीप जी, आपको पता ही है, सियासी नमज के आप अच्छी तरह जानते हो, जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता बड़ा होता है उतना बड़ा झूठ बोलता है। और उत्तर प्रदेश में जनता अब की बार झूठों लोगों को हटाने के लिए जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जितने भी वोट थे वो इनके साढ़े चढ़ चुके हैं। और अब की बार 10 मार्च को माननीय अपने योगी जी को मंदिर, वो एक गाना चल रहा कल सन्यासी मंदिर में, तो अब की बार जनता उनको सन्यासी में मंदिर छोड़कर आएगी और मठ पर छोड़कर आएगी।
हरीशचंद्र जी, वो तो 10 मार्च को साफ हो जाएगी स्थिति। कैप्टन साहब, वो कह रहे हैं कि आपने कोई ना तो विकास किया है, सिर्फ बातें की हैं आपने। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो जिस पार्टी ने 60 साल राज्य किया हो और उस पार्टी की आज स्थिति क्या है कि जिसके पास कोई नेता ही नहीं बचा है। एक प्रियंका गांधी के अलावा उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने में कोई नजर नहीं आ रहा था। राहुल भी नहीं आ रहे थे। राहुल भी शायद पता नहीं, हो सकता है कि नानी के यहाँ गए हो, क्योंकि नानी के यहाँ अक्सर उनका आना जाना लगा रहता है। तो जिनके पास नेता ही नहीं हो और वो जो है ना बातें करे कि हम हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, तो सपने देखना किसी को बुरी बात नहीं है, देख सकते हैं। सपना देखना सबका अधिकार है। और जैसे प्रियंका गांधी ने नारा दिया कि लड़की है लड़ सकते, अरे भाई कहाँ लड़ रही हो, कहाँ है लड़कियां? जो तुम्हारी पोस्टर बॉय थी उनमें से कोई नहीं बची, छोड़ के चली गई। सुने सुने सुने, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता। आप अपने समय में बोले, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। सुने सुने, आप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल इत्मीनान से सुनूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। तो आप सोचिए, प्रियंका गांधी ने जो पोस्टर लड़कियां जो बनाई थी, आज वो सब छोड़ के आपको चली गई। नेता आपके पास उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव में कैंपेन करते हुए दिखाई नहीं दिया। हाँ, आप अभी भी उम्मीद लगाए कि अखिलेश हमें अपने पीछे कैरियर पे बैठा लें, मगर उन्होंने दूर भगा दिया है कि पिछली बार आप हमारी सरकार साइकिल पंचर करके चले गए, अब भी बैठाएंगे तो बिल्कुल तोड़ के ही चले जाओगे। तो आपको जो सोच ये कि उत्तर प्रदेश में एक छोटे से छोटा दल है, वो भी आपसे दूर भागना चाहता है। तो आपकी स्थिति बहुत बुरी है, दयनीय है। बाकी सपना देखना बुरी बात नहीं, देख सकते हो। प्रियंका गांधी का क्या राजनीति करेंगी? जिनके हस्बैंड जो केंद्र में सत्ता थी तो जमीनों में किस तरह से इन्वॉल्व थे, किसानों की जमीनें किस तरह से हड़पी थी रॉबर्ट वड्रा ने, तो ये दुनिया भूली नहीं है। और भ्रष्टाचार के आरोप में प्रियंका गांधी बेल पे है, सोनिया गांधी बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है। दुनिया ने देखा है। आप तो ये सोचे कि आप अब सत्ता में केंद्र में और स्टेट में अब आप कहीं नहीं आ रहे, क्योंकि जनता ने बहुत झेल दिया आपको। आपके कार्यकाल में सिर्फ एक ही चीज होता है, देश को लूटा जाता है। इसके अलावा आपके कार्यकाल में कुछ होता नहीं। इसलिए आपके पास नेता कौन बचा है? सारे नेता आपके छोड़ के चले गए, कुछ एक चाटुकार रह गए, तो उनकी इच्छा पूरी हो रही तो ठीक है, बाकी वो भी चले जाएंगे। अरे इंटर के बाद बात करूंगा। ये तो आपके नेताओं की भाषा शैली है। आपके सिल्लोगी के जो विधायक और मंत्री क्या कहते हैं, दाढ़ी निकाल के चोटी बना दूंगा। ये तो आपकी बौखलाहट है, क्योंकि आप हारने जा रहे हो। और आपके मैडम भदौरिया जी कहती है विधायक है जो कह रहे नमक ले लो, राशन ले लो, वोट हमें ही देना। भाई ये तो भारत सरकार के संसाधन है। आपने क्या नया करा? आप मुझे बताएं, आप 5 साल सरकार में थे और आपके जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरह से मंदिर घूम रहे हैं, यही कहते थे कि राम तो कल्पनिक है। नागेंद्र सिंह जी, अरे कैप्टन साहब, ऐसे आप लड़ाई करेंगे तो जनता भी समझ नहीं पाएगी क्या हम बहस कर रहे हैं, किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। एक एक करके बात करिए। हरीशचंद्र जी, आपको भी मौका दिया गया था ना बोलने के लिए। कैप्टन साहब आप बोलिए। वही मैं कह रहा हूँ, आज जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपना धर्म बदल बदल के घूम रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं, तो ये वही लोग हैं जो कहते थे कि राम तो यहाँ काल्पनिक पैदा हुए ही नहीं है। इन्होंने यह शब्द कहे थे। कौन से कमरे में पैदा हुए थे? राम को काल्पनिक बनाने वाले। कैप्टन साहब आप पे वापस आएंगे भी। कैप्टन साहब, नागेंद्र सिंह से पास जाते हैं। नागेंद्र सिंह जी, अखिलेश यादव आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो बनारस दौरे पे गए थे वाराणसी में, तो उन्होंने केसरिया कलर की टोपी पहनी थी, उस टोपी पे निशाना साध रहे थे। क्या सपा के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं? वो उन्होंने जवाब दिया था मोदी जी को, जिस तरह से उन्होंने, मोदी जी ने हमारी लाल टोपी पर नकारात्मक रूप से और हमारे चुनाव चिन्ह साइकिल पर नकारात्मक रूप से भाव रखे थे, उसका जवाब था। और जवाब बड़ा संयमित था और गरिमापूर्ण भरा हुआ था। उन्होंने यही तो कहा था कि वो टोपी से ऐतराज था उनको, वो भी टोपी पहन रहे हैं और वो टोपी को लेकर जो टिप्पणी कर रहे थे उसका जवाब दिया था। उसमें कोई इस तरह की बात मर्यादित या गरिमा को नीचे गिराने वाली बात नहीं। तो ये मुद्दे आते कहां से? टोपी और टोटी का मुद्दे, मतलब चुनाव में और बहुत सारे मुद्दे होते हैं जनता की भलाई के लिए। जनता की भलाई टोपी और टोटी में कैसे होती है? कैप्टन साहब आप भी बताइए। इनको बताना चाहूंगा, हमारे बड़े के प्रवक्ता
मैं इनका सम्मान करता हूँ, ऐसी बात नहीं। क्या हुआ जब राहुल का एक आना, ये समाजवादी पार्टी की जब विदाई हुई, सरकार गई, तो उससे पहले जिस बंगले में माननीय अखिलेश जी रह रहे थे, उस बंगले को जनता की करोड़ों रुपए की गाड़ी कमाई उस बंगले में लगा के बड़ा भव्य सजाया गया था, बहुत अच्छा सजाया गया था उसको। 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल से भी अच्छा बनाया गया था। और जो टोटी की बात हो रही है ना, तो एक एक टोटी 1-1 लाख रुपए की, बहुत महंगी टोटियां थी। मगर जाते टाइम इनको ये लगा कि ये टोटियां तो हमने बहुत महंगी लगवाई थी, तो वो निकाल ले गए। तो सोच यहाँ पता चली कि वो टोटियां आपकी नहीं थी, जनता के पैसे से लगी रहने देते, मगर सोच कहाँ जाएगी? क्योंकि सोच तो वो है ना कि जनता को लूटा, अब जो हम जिसमें रह रहे थे इसको भी निकाल ले चले। तो ये सोच थी इनकी। हमने इसका असर रही बात जिन्ना की बात, जिन्ना को कौन लेके आया था? जिन्ना को गांधी के बराबर माननीय जो गांधी जी हमारे देश के एक आदर्श माने जाते हैं, उन गांधी जी के बराबर में किस जिन्ना को इन्होंने खड़ा किया? हम तो नहीं लाए जिन्ना को, हम तो जिन्ना को कभी नहीं मानते कि गांधी जी के बराबर में वो है। गांधी जी और जिन्ना की तुलना कभी हो ही नहीं सकती है। गांधी जी देश के आदर्श है। कैप्टन साहब, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी जो है एक्सीडेंटल हिंदू हैं, इच्छाधारी हिंदू हैं। वो क्या मतलब निकाला जाए इसका? आप बताइए कि राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी है, राजीव गांधी के पिता कौन थे? आप बताइए। तो एक्सीडेंटल नहीं हुए तो क्या हुए? हरिशन जी, कैप्टन साहब कुछ जवाब मांग रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए आप। कैप्टन साहब, आप आदरणीय, अगर व्यक्तिगत पराह करें, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब राहुल गांधी जी को आप एक्सीडेंट मानते हो तो आपने वरुण गांधी को पार्टी में क्यों रखा हुआ है? मेनका गांधी जी को पार्टी में क्यों रखा हुआ है? चलो हम एक्सीडेंट आप बोल रहे हो, हम उनका गोत्र भी बताएंगे। नहीं तो क्या गलती मानते हैं? अपनी गलती मानते हैं क्या आप? नहीं, आप जवाब दीजिए ना इसका। आप गलती कैसे मान रहे हैं कि रखा हुआ है? अगर उन्होंने रखा हुआ है तो आप गलती कैसे मान सकते हैं? जवाब मांगा है ना आपसे, आप जवाब दीजिए हरिशन जी। जवाब दे तो उन्होंने पार्टी में क्यों रखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि कौन है। नहीं, आप ये क्या कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले और आजादी के बाद जिसने लड़ाई है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी जी को खोया, राजीव गांधी जी को, आप उनके ऊपर सब कर रहे हो। ये मुझे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज चैनल पर इस तरह की बातें हो रही है। ये जातिवाद नहीं है, ये इलेक्शन का मुद्दा है। आप इलेक्शन पर आइए ना, आपने क्या करा 5 साल में? मैं आपसे पूछा जा रहा हूँ। आप आपके पास 6 शब्द है, आपके पास कैप्टन साहब 5 के शब्द है, हिंदू, मुसलमान, जिन्ना, गांधीवाद, इसके सिवा आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ होता तो आप बताते कि हमने 5 साल में क्या करा। आपके पास कुछ नहीं है। हमने जो नहीं तो आपके पास नहीं तो आपके पास न किसान के मौत का डाटा है, न कोविड के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मौत का डाटा है, न मौत का डाटा है। सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। कैप्टन साहब, एनडीए का मतलब नो डाटा अवेलेबल सरकार की तारीख में का मतलब नो अवेलेबल सरकार। इसीलिए आपकी बहुत चुनाव हारने जा रहे हैं। आपकी भाषा से हाईवे का जो जाल बिछाया है, इसकी शुरुआत माननीय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने और आपकी पार्टी ने नहीं करी है। बड़ी पार्टी है, आपने सिर्फ उनका उद्घाटन करा है, आपने सिर्फ फीते काटे हैं। आप करा क्या है? आपने सिर्फ फीते काटे तो आपका हो गया। आपने कांग्रेस पार्टी जितनी भी नीतियां थी आपने उनका नाम चेंज करा है, आपने कुछ नहीं किया। आज ये स्थिति है कि आप जो है ना गिनतियों पे भी नहीं रहे। राहुल गांधी अपनी परंपरा सीट से हार के भाग गए, जाके कहा चुनी एक समुदाय का जहां वोट था उस सीट में जाके लड़े, चुनी जाके। तो आपकी बात, आपकी जो सोनिया जी है शायद उनको भी बोरिया बिस्तर वहां से गोल हो जाएंगे। आप निश्चित रहिए कि दुनिया ने आपको देख लिया है ना कि आपने भारत के साथ किस तरह से लूट मचाई, भारत को किस तरह से आपने नोचा है। तब अगर इस भारत को कोई इस कदर जो है ना लूटने वाली पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस है। युवा आपसे रोजगार मांगता है तो आप संविधान को। कैप्टन साहब, हरिशन जी, जब कोई मुद्दे पे बात होती ना तो बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं आप। कोई सही जवाब मिलता ही नहीं उसका। मैं बोल रहा हूँ, ये बीच में बोलने लगते हैं। नहीं, मौका आपको भी दिया गया था, मौका आपको भी दिया गया था। अब हरिशन जी बोल रहे हैं तो आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको। बोलिए हरिशन जी, पूरी बात रखिए अपनी। तिवारी जी, आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने कम से कम 40 करोड़ लोगों को नीचे मतलब गरीबी रेखा से उभारा था।
और आज का क्या आप देखो तो 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, उस पर जवाब नहीं देंगे। अभी बेरोजगारी के बारे में इनसे पूछूंगा कैप्टन साहब से तो ये अगल बगल झांकने लग जाएंगे, इनके बारे में नहीं कहेंगे। और जो मैन्युफैक्चर के अंदर 5.25 करोड़ नौकरी हमने दी थी, इन्होंने घटा के कितना करा, 2.5 करोड़ नौकरी। और फरवरी में क्या कहा था आपने, किसानों के हम डबल करेंगे। आज किसानों का कितनी है, महीने की 27 नहीं हरीश जी, यूपी में तो काफी दिन से आपकी सरकार नहीं है ना, तो आपने नौकरी कहां से दे दी यूपी में? किसकी? यूपी में कांग्रेस तो काफी दिन से सरकार नहीं ना, अब सपा के पास जाएंगे। मैं आपने नागेंद्र सिंह जी आप जवाब दीजिए, यूपी में बेरोजगारी को और महंगाई को खत्म करने का प्लान क्या है आपका? अगर सरकार आती है आपकी तो क्या तैयारी है आपकी आगे की? बिल्कुल, जो 11 लाख पद खाली हैं, इसको उन पर हम नियुक्तियां की प्रोसेस तेजी से शुरू करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। दूसरा, जो बदलते परिवेश में जो टेक्नोलॉजी का युग है, हम जो है तकनीकी के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में जो संचार का हब है, उसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने का हमारा वादा है अपने वचन पत्र में। उसको हम उतार कर जमीन पर करके दिखाएंगे। महंगाई का जो प्रश्न है, इसके लिए पूरी एक समग्र नीति बनाकर और उसके लिए बजट का आवंटन, जो सब्सिडी जो दबाव में बड़े मुनाफेखोर घरानों के दबाव में खत्म किए, हम उसको करेंगे। और साथ ही साथ जो गांव देहात में रहने वाला व्यक्ति है, जब उसको रोजगार मिलेगा, जब किसान की आमदनी बढ़ेगी, तो जो खेतीहर मजदूर है उसकी भी आमदनी बढ़ेगी और उससे परचेज पावर, जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो बाजार में मूवमेंट आएगा और उससे जो आर्थिक संपन्नता यानी कि पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा और उससे जो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और एक खुशहाल उत्तर प्रदेश होगा। ये हमारा कार्यक्रम होगा। नागेंद्र सिंह जी अगर जी क्राइम को कम करने के लिए क्या प्लान है आपका? क्राइम आप बोल रहे हैं कि योगी सरकार में क्राइम बढ़ा है, आप कैसे कम करेंगे उसको? हम इस प्रकार से कम करेंगे, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो 2012 से 17 की सरकार रही है, उसमें पुलिस के आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम हमने बड़ा अच्छा कार्यक्रम लेके आए थे और जो 100 डायल दी थी उससे लोग सुरक्षा का भाव महसूस करते थे। वो अब 112 के नाम से जानी जाती है, उसकी रेस्पॉन्स टाइम में अंतर आया। तो हम आधुनिक पुलिस को आधुनिक करेंगे, जो आधुनिकीकरण का जो हमारा कार्यक्रम था पुलिस का, उसको आगे लेके जाएंगे। जो आवास की बात कर रहे थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात कर रहे थे, तो लोहिया ग्राम योजना, लोहिया आवास योजना जो थी, उसमें गरीबों को बड़ी संख्या में घर मिले हैं और जो पिछड़े और जो मानक के अनुरूप जिन गांवों में विकास नहीं हो पाया था, बड़ी संख्या में हमारी सरकार में लोहिया ग्राम के तहत उन गांवों में विकास हुआ है। हरिशन श्रीवास्तव जी, माफ कीजिए हरिशन जी, प्रियंका गांधी के आने से, प्रियंका गांधी के यूपी में आने से क्या पार्टी में नई जान फूंक गई है? कितना उत्साह है प्रियंका गांधी के आने से? प्रियंका, लगता है आपको कि प्रियंका गांधी के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में तो विजय हासिल हो जाएगी? मुझे तिवारी जी, मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी 3 दशकों से उत्तर प्रदेश से बाहर थी और हमारी पार्टी पर्स से उठाकर माननीय प्रियंका गांधी ने हस्त पे उठाई है और आने वाले जो आंकड़े आएंगे आपको 10 मार्च को चौंकाने वाले आएंगे और इसका रिजल्ट हमें आगे 2022 नहीं तो 2024 में हमें जरूर मिलेगा। और ये मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं कि जो प्रियंका गांधी की एक ऐसी लीडर है, ना तो वो झूठ की बात करते हैं, हम इनकी तो झूठ नहीं बोलते कि भाई हमने ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि 7 साल आपने देखा है, तो 5 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रही, उससे पहले एसपी की सरकार रही, उससे पहले मायावती रही, पर इन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं करा। अगर जो विकास अगर होता, ये तो ये आज विकास के नाम पर वोट मांगते, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते, लेकिन इनको क्या है कि लोगों को बस भटकाना है और कुछ नहीं करना है। आज इनसे कोई पूछता है कि भाई रोजगार कहाँ है, तो हिंदूवाद की बात करने लगते हैं, कहीं बोलते हमने मंदिर बनाया। अबे मंदिर बनाया चलो अच्छा, वो तो कोर्ट के आदेश से बना। और मैं आपको बताना चाहूंगा तिवारी जी कि सीता मैया दुखी है, भाजपा के काम से सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से, ये तो है भारतीय जनता पार्टी का। और आप ये बोलते हैं कि हमने भाई भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तो धर्म की बात करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी का एमओआई है मोदी और योगी जी, और एसपी का एमओआई है मुसलमान और मुस्लिम, जबकि कांग्रेस पार्टी का एमओआई है दलित और युवा। आज युवा पहले 2014-2017 के अंदर
भारतीय जनता पार्टी के साथ था कि उनको ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर विकास होगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन इन्होंने क्या करा, झूठे वादे जुमले दिए। उसके कारण कांग्रेस पार्टी को वो समर्थन नहीं मिला। अब लोगों ने भी देखा, युवा ने भी देखा है कि भाई आज जमीनी स्तर पे कौन लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में तो हुआ कांग्रेस पार्टी। तो मैं इसलिए मुझे उम्मीद है और पूर्ण उम्मीद विश्वास है कि अब की बार जो हमारे आंकड़े आएंगे, चौंकाने वाले आएंगे 10 मार्च को, वो आपको पता लग जाएगा। कैप्टन साहब, कांग्रेस कह रहा है कि हमारे जो आंकड़े होंगे चौंकाने वाले होंगे। आप धर्म के नाम पे पैसा खाते हैं, सीता मैया भी दुखी है कि आप राम के नाम पे पैसा खा रहे हैं। जवाब दीजिए आप। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कम से कम ये तो कहा हम धर्म के नाम पे नहीं, हम तो धर्म से जुड़े हुए हैं। वो धर्म हमारी आस्था है। हिंदू धर्म मेरी आस्था है। मैं गर्व करता हूँ हिंदू धर्म पे। राष्ट्रवाद और हिंदू धर्म दो चीजों पे मैं गर्व करता हूँ। मैं आपकी तरह घोषणा नहीं करता हूँ। और इन्होंने कहा जातिवाद हमने तो कभी करी नहीं है। हम तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने उत्तर प्रदेश में जब 60 लाख लोगों को जो मकान दिए हैं ना, उसमें धर्म पंथ देख के नहीं दिए, हर गरीब को, हर जरूरतमंद को दिए। हमने 80% जनता उत्तर प्रदेश को नहीं कैप्टन साहब हरिशन जी कह रहे हैं कि सीता मैया भी दुखी हैं, आप उनके नाम पे पैसा खा रहे हैं। इसका जवाब दीजिए पहले आप। हरिशन जी को पता किस चलता है कि सीता मैया दुखी है? कौन से सोर्स है उनके पास? वो पैसा किसकी जेब में जाता है? हरिशन जी आएंगे, वापस आएंगे आप पे। कैप्टन साहब आप बताइए, सीता मैया दुखी क्यों है? ये वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हाल है इनका। क्योंकि ये बताया कि राम मंदिर के भव्य मंदिर बनने के लिए सबने डोनेशन दिया था। इन्होंने कितना दिया? राहुल गांधी ने कितना दिया ये बताएं? इनकी पार्टी ने कितना दिया ये बताएं? कैप्टन साहब वैसे भी इस बार के चुनाव में किसी के सपने में कृष्ण जी आते हैं तो कहीं रामचंद्र जी आते हैं। सारे देवी देवताओं को कोई काम नहीं बचा है, सिर्फ यूपी का चुनाव करवाना है इनको। आप ये बताओ, अभी अखिलेश जी ने चुनाव जब शुरू हुआ तो कहा था कि कृष्ण भगवान हमारे सपने में आए कि हम तो जो है ना सरकार बना रहे हैं। और मैं ये जानना चाहूंगा कि 5 साल इन्होंने शासन किया अखिलेश जी ने, और उससे पहले माननीय मुलायम सिंह जी ने किया, मगर इन्होंने कभी नहीं आई, कभी नहीं सोचा कि हमें वहां करना है। मैं ये कह रहा हूँ, क्या जितने भी भगवान है, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, या किसी के पास कोई काम नहीं, सिर्फ यूपी चुनाव करवाना है क्या सपने में जा जाके? इससे पहले तो कोई चुनाव होते थे, ऐसा नहीं होता था। ये तो इनकी सोच है। हमारे नारा है हिंदू धर्म नहीं, हिंदुस्तान की आस्था है। हर जन जन की आस्था में बसते हैं प्रभु राम, प्रभु माँ सीता। ये तो हिंदू धर्म की आस्था नहीं, हर जन जन की हृदय में बसते हैं। तो हम इनको कभी नहीं भूल सकते। ये लोग याद करते हैं, जब जैसे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जब चुनाव आता है तो तिलक भी लगा लेते हैं, जनेऊ भी डाल लेते हैं। उसी तरह से जो है ना, कैप्टन साहब आप वापस आएंगे आप पे। नागेंद्र सिंह जी आप बताइए, अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण भगवान आते हैं तो बीजेपी के किसी के नेता के सपने में श्री रामचंद्र जी आते हैं। क्या देवी देवताओं के पास कोई काम नहीं बचा है, सिर्फ यूपी चुनाव करवाना है उनको? जो प्रसंग चल रहा था, मैं ये कहना चाहूंगा, जो धर्म की व्याख्या कैप्टन साहब कर रहे थे, जो हिंदुत्व की व्याख्या ये लोग कर रहे थे, जिस प्रकार से कह रहे थे, मूल रूप से जो धर्म होता है वह किसी नाथ या किसी आराध्य की उपासना पद्धति से उसका तात्पर्य नहीं होता। धर्म का तात्पर्य होता है मानव जाति के कल्याण से। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विभिन्न मंचों पर धर्म को उपासना पद्धति से जोड़ देते हैं। और खास तौर से जिस हम डेमोक्रेटिक और सेकुलर सेटअप में रह रहे हैं, जिस प्रकार के स्टेट में, उसमें ये जाहिर तौर पर सैद्धांतिक रूप से सिद्ध बात है कि जब जब राजनीति का धर्म में और धर्म का राजनीति में नकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाएगा तो उससे प्रतिक्रियावाद उभरता है, कट्टरपन उभरता है, गुलामी की प्रवृत्ति बढ़ती है, और जो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, दो पहिए हैं, स्वतंत्रता और समानता प्रभावित होती है। क्योंकि इस कट्टरपन से
समानता और स्वतंत्रता प्रभावित होती है। इसीलिए जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, जिन देशों ने भी लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया है, उन्होंने सेकुलर स्टेटस अपनाया है, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया है। तो जो पर्सन है, उपासना पद्धति धर्म नहीं है। जहां तक श्री राम का पर्सन है, उनको हिंदू धर्म के मानने वाले लोग नहीं, दूसरे धर्म के मानने वाले लोग भी आदर से देखते हैं। वो मर्यादित पुरुष रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ही विश्वास रखने वाले भी आर्य समाजी लोग जो है, वो मर्यादा उत्तम राम को मर्यादा पुरुष तो मानते हैं, लेकिन वो ईश्वर नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब जो आर्य समाजी है, आप उनको भी हिंदू नहीं कहोगे। जैन धर्म के विश्वास करने वाले लोग भी श्री राम में आस्था रखते हैं। तो ये जो इनका वर्गीकरण है, ये इस प्रकार का वर्गीकरण है जिससे समाज में विभाजन होता है। और जिस तरह से 80-20 की ये बात कर रहे हैं, उससे प्रदेश में और देश की राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घुलता है, जो ना तो आज के लिए सही है और ना आने वाले कल के लिए सही है। कैप्टन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कैप्टन साहब, नागेंद्र जी आप पे वापस आएंगे। अभी गांधी जी, प्लीज 30 सेकेंड। अभी कैप्टन साहब गांधी जी का जिक्र कर रहे थे और गांधी जी में आस्था व्यक्त कर रहे थे, लेकिन ये भी जग जाहिर है कि गांधी जी का जो विचार है, उसका इनसे कितना टकराव है। और जो जिन महिला को इन्होंने भोपाल से टिकट दिया है, उनका गांधी जी को लेकर क्या विचार है, और वो देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए चुनी गई है और वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनी गई। कैप्टन साहब, गांधी से तो इनका वैचारिक दुराव है, और अब इन्होंने सत्ता में आने के बाद गांधी को इनके साथ कुछ नहीं है। तिवारी जी, और जो राष्ट्रवाद, जब संग्राम में जब राष्ट्रवाद बलवती हो रहा था, तो इस विचार के लोग आप सुन ले। अब हमसे पूछा गया। नागेंद्र सिंह जी, कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं उनसे, फिर आपको मौका दिया जाएगा। बोलिए कैप्टन साहब। अभी इन्होंने कहा कि धर्म की बात, धर्म, अखिलेश जी ने खुले मंच से कहा था कि जितनी मुस्लिम बेटियां हैं वो सब हमारी बहन बेटियां हैं, वो हिंदू बहन बेटियां नहीं है आपकी। आप हज हाउस बनवाएंगे, मगर कांवड़ यात्रा आप रुकवाएंगे। राम मंदिर के कार सेवकों पे आप गोलियां चलवाएंगे, और एक तरफ दूसरे धर्म को आप उनके मौलवियों को, उनको सबको जो है ना हर तरह की सुविधा देंगे। तो आपका धर्म दिखाई देता है कि कहाँ आप हिंदू धर्म को कितना मान रहे। अगर इतने ही ज्यादा थे तो आपके नेता मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोलियां नहीं चलवाते। सरजू नदी का जल जो था लाल कर दिया था आपने, उसी दिन दुनिया जान चुकी थी। सबने यही कहा था कि अब ये यादव नहीं है, मौलाना है, और आज दिन तक लोग मुसलमान मौलाना कह के कहते हैं, मुलायम मौलाना। तो आप ये कतई ना कहे कि आप हिंदू धर्म को इतना मानते हैं। हज हाउस आप बनवा सकते हो तो आप एक मंदिर भी बनवा देते, कार सेवकों पे गोलियां भी न चलवाते कम से कम। इतने तो आप रहते, कार सेवकों को मरवाया है आपने। कांवड़ यात्रा आज इतनी सुचारू रूप से चल रही, आपके टाइम बंद कर दी जाती थी। तो आपकी बात करेंगे धर्म की, धर्म वो भी समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ही धर्म बचा है कि किसी तरह से मुसलमानों का वोट लिया जाए। आप भले मुसलमानों के भी नहीं है, क्योंकि आपने 5 साल के कार्यकाल में मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है। आज भी उनको आपने पंचायत छोड़ने की हालत में छोड़ रखा है। कैप्टन साहब, आप एक किस आधार पे कह सकते हैं कि नागेंद्र सिंह जी किसी के भले नहीं, उनकी पार्टी किसी की भली नहीं है? जवाब दीजिए नागेंद्र साहब। उदाहरण दे रहे थे जिस घटना का, पहली बात तो इतनी अतिशोक्ति कर रहे थे, किसी नदी का पानी में कितना रक्त बहाया जाए जब वो लाल रंग का होता है, तो ये बिल्कुल तथ्यों से विपरीत बात कह रहे थे। एक बात। दूसरी बात, जो राम मंदिर को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी और दूसरे जिनका एतबार धर्मनिरपेक्षता में है, उन दलों का ये विचार था कि जो वह मसला है, जो विवाद है, या तो वह आपसी सहमति से सुलझ जाए या फिर कोर्ट के निर्णय से सुलझ जाए।
तो जो हमारा वर्जन था उसी के अनुरूप वहां निर्माण हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वहां निर्माण हो रहा है। हम प्रारंभ से इसी बात को कह रहे थे, हमने अपना स्टैंड नहीं बदला। जो जिम्मेदारी होती है सरकार की, उसका पूरे प्रदेश की सुरक्षा के लिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करना सरकार का दायित्व होता है। उसका समाजवादियों ने निर्वहन किया है। आप लोगों ने उन बातों को जनता के बीच में भावनाओं को भड़काकर दूसरे तरीके से प्रयोग किया है। जहां तक हमारे समाजवादियों का विचार है, हम तमाम धर्म के लोगों, जितने भी प्रदेश में या देश में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, उनको सबको एक दृष्टि से देखते। बार बार आप लोग हिंदू मुस्लिम की बात को लेकर आते हैं, आप लोग जातियों की बात को लेकर आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो देश के गृह मंत्री ने जाति विशेष के लोगों की जगह जगह बैठ के बुलाई, तमाम मीडिया में है। जातियों की बैठक आप बुलाएंगे और जातिवादी हमें बताएंगे, विभाजन आप करेंगे और आरोप हम पर लगाएंगे। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। नागेंद्र सिंह जी रोकना चाहेंगे आपको, नागेंद्र सिंह जी रोकना चाहेंगे। हरिशन जी आप कुछ कह रहे थे, हरिशन जी आप कुछ कह रहे थे। तिवारी जी मैं बताना चाहूंगा कैप्टन साहब को कि नरेश अग्रवाल जी हैं जो जिन्होंने भगवान राम से रम की तुलना की थी और सीता मैया की तुलना भी शराब से की थी। भाजपा के नरेश अग्रवाल जी आज की तारीख में राज्यसभा सांसद है, क्या आपने उनको बर्खास्त करा? भाजपा वोटवादी हरिशन जी आपने इससे पहले कहा था कि सीता मैया भी दुखी होंगी कि वो धर्म के नाम पे पैसा खा रहे हैं, तो ये सब पता कैसे चलता है कि सीता मैया दुखी हैं या खुश हैं? कैसे पता चलता है आपको? मैं आपको बताना चाहूंगा तिवारी जी कि भगवान श्री राम तो अखिल, मैं इनसे पूछना आपको खुद आपको मैं बता इसका एक साथ दे रहा हूँ कि भगवान श्री राम तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, कण कण के राम जन जन के राम है। वो भारतीय जनता पार्टी कैसे हो गया, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। अगर आप काम पर विश्वास करते हो तो भगवान श्री राम के ऊपर वोट क्यों मांग रहे हो? और राम से सब है, हमसे राम नहीं है। यार ये चीज भूल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। राम को एक पार्टी से, किसी एक वर्ग से, किसी एक जाति से, किसी धर्म से, किसी एक राज्य से जोड़ना कभी ठीक नहीं है। लेकिन इनका मुद्दा क्या होता है कि राम हमारे, अरे भाई राम का जो मंदिर बना है वो माननीय कोर्ट के द्वारा बना है। आपने क्या करा? आपने तो सिर्फ उनके नाम से चंदा खाया। इसलिए मैंने ये कहा था कि राम, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया, हरिशन जी कुछ किया नहीं, लेकिन उनकी सरकार में बनाना तो उसका टैग लगा रहे हो। आपकी सरकार रही, केंद्र में सरकार आपकी रही, आप नहीं कर पाए, उन्होंने करके दिखाया ना। अब की बार उत्तर प्रदेश अब जब करके दिखाया तो बोलेंगे तो ही बदलाव का मन बना चुकी है। किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, आम जन की आवाज बनकर अब की बार कांग्रेस पार्टी परिवर्तन की संकल्प के साथ और मौजूद विकल्प के साथ हम उत्तर प्रदेश के अंदर उभरेंगे और ये आने वाला आपको 10 मार्च बताएगा। कैप्टन साहब जवाब दीजिए आप। बिल्कुल 10 मार्च को आपको जवाब मिलेगा, बता रहे हरिशन जी इसका। जवाब तो दिखाई दे रहा है कि शून्य है, फिर शून्य हो जाएंगे। वो एक कहावत है कि नंगा नहाए न छोड़े क्या, तो कांग्रेस का वो हाल है उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। कांग्रेस पार्टी बात खोने के लिए बहुत कुछ है, आपको तो सिर्फ खोना ही खोना है, पाना कुछ नहीं है। आप अब की बात जा रहे हो, आपको सिर्फ जाना ही जाना है। डिबेट प्रेम से होती है, बड़े प्रेम से। सुने, आपने कहा कि धर्म की बात, जब राम मंदिर का कहा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो हम प्रभु राम के मंदिर के लिए लड़ रहे थे कि मंदिर बनाया जाए, और आपके कपिल सिब्बल जाके कोर्ट में क्या कहते थे कि इसको कम से कम 1 साल की तारीख बढ़ा दी जाए, अभी इसकी फैसला ना हो पाए। तो ये कौन कहता था? आपकी पार्टी कहती थी जाके। आपके इतने बड़े वकील जो कपिल सिब्बल नेता नहीं थे। आप वक्त की कमी है, सिर्फ 4 मिनट है हमारे पास, संक्षेप में बताइए अपना जवाब, संक्षेप में दीजिए, सिर्फ 4 मिनट है हमारे पास, वक्त की कमी थोड़ी सी। खास करा क्या जब उन्होंने इतने घटिया बयान दिए गुलाब चंद कटारिया ने, नरेश अग्रवाल ने उनकी तुलना रम से करी, आपने क्या करा? उनको राज्यसभा सांसद बनाया, आपने उसको बर्खास्त करा। आपके जिसके साथ संजय निषाद ने आपके साथ जिसका गठबंधन, उन्होंने क्या कहा? रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र है ही नहीं, आपने उनको क्या करा? उनके साथ आपने गठबंधन बनाया। हरिशन जी फाइनल कमेंट नागेंद्र सिंह, हरिशन जी फाइनल जवाब नागेंद्र सिंह से ले लेते हैं। आपकी क्या उम्मीद है जनता से? ईवीएम में सबकी किस्मत लॉक हो चुकी है, 10 मार्च को नतीजे आएंगी, आपको क्या नतीजे आने की उम्मीद है आपको?
चलिए, नागेंद्र सिंह जी का शायद फोन कट चुका है। कैप्टन साहब, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। अखिलेश कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, आप कहते हैं हमारी सरकार बन रही है, कांग्रेस अपनी सरकार बना रहा है, तो फाइनली कौन सरकार बना रहा है? नहीं, बिल्कुल ये कहने का अधिकार इनको भी है, राजनीति जो करता है सबको अधिकार है। बाकी 10 तारीख को हम हर जगह अपनी सरकार बना रहे हैं और बाकायदा इनका भी सबका सम्मान करेंगे कि आपने चुनाव लड़ा, मगर जनता ने आपके कामों की वजह से जो पूर्व में आप कर चुके हो, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। तो हम बहुत भारी बहुमत से विकास के ऊपर सरकार बनाने जा रहे हैं, जो हमने केंद्र में रह के विकास किया है और स्टेट में रह के विकास किया है। उत्तर प्रदेश में जो विकास किया है उससे उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं और केंद्र की हमारी जो सरकार ने पूरे प्रांतों में कैप्टन साहब वक्त की कमी है, आखिरी जवाब कांग्रेस से ले लेते हैं। आखिरी जवाब कांग्रेस से, वो तो विकास के मुद्दों पे सरकार बना रहे हैं। कैप्टन साहब, हरिचंद जी आप बताइए किन मुद्दों पे सरकार बनाएंगे आप? तिवारी जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, उत्तर प्रदेश में ना हिंदू की बात चली है ना मुसलमान की, पर्चा बेरोजगार है, सिर्फ निवालों की बात होनी चाहिए। लेकिन कैप्टन साहब ने एक भी बात नहीं कही है निवालों के बारे में। और रही बात 3 दशकों से कुशासन का अंत होगा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में फिर से यूपी विकास सद्भाव के मार्ग पर लौटेगा और आने वाले जो 10 मार्च को तो रिजल्ट होंगे कांग्रेस पार्टी के हित में होंगे और निश्चित तौर से 4 राज्य हम जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। चलिए, वक्त की कमी है। कैप्टन साहब आप भी जुड़े हमारे साथ, सपा से नागेंद्र सिंह जी जुड़े, हरिचंद जी कांग्रेस से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। फिलहाल खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार नेशन। नमस्कार।